हेलो गाइस, वेलकम बैक एवरीवन टू आवर चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन के कुछ भागों के बारे में। हम बात करेंगे ब्रेन के कुछ भागों के बारे में और देखेंगे कि क्या क्या प्रकार की चीज़ें दी हुई हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये पार्ट है हमारे बेसिक लेक्चर का, यानी बेसिक सीरीज़ का हमारे कोर्स के। एडवांस वीडियोज़ आप देखते रहते हैं, ये देखिए अभी यहाँ पे बेसिक वीडियोज़, और उसमें हम कवर करने वाले हैं ब्रेन की पूरी डिटेलिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 3 भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। चलिए तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के इस हिस्से में निम्न संरचनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 मेडुला ऑब्लागांटा, सेतु, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है हमारे पास सेरिबेलम। तो जो एडवांस बैच के बच्चे हैं वो अगर ये लेक्चर नहीं भी देखते हैं तो कोई बात नहीं, बट हाँ, अगर आप एडवांस बैच के बच्चे नहीं हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो मेडुला ऑब्लागांटा की बात करें, यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है। आपका मस्तिष्क है, सबसे नीचे क्या मिलेगा आपको? ये आपकी रीढ़ की हड्डी आएगी। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? जो मिलेगा वो है आपका मेडुला ऑब्लागांटा। इसमें तंत्रिकीय केंद्र होते हैं जो मूलभूत जीवन सहायक गतिविधियों जैसे क्या क्या होता है, श्वास लेना, हृदय गति और रक्तचाप को क्या करते हैं? ये नियमित करते हैं कि आपका सांस कैसे चलेगी, हृदय गति, ये सब को कौन नियमित करेगा? आपका मेडुला ऑब्लागांटा। इसलिए मेडुला मस्तिष्क का जीवनाधार केंद्र माना जाता है। इसमें कुछ केंद्र स्वायत्त क्रियाओं के लिए भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शन की भी यहाँ पे बात हो रही है। अगली बात करते हैं हम, हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे है सेतु। बात करते हैं यहाँ पे सेतु की। सेतु क्या होता है? सेतु होता है अंग्रेजी में आपका पॉन्स। तो मेडुला के ठीक ऊपर क्या मिलेगा आपको? लंबा सा पॉन्स मिलेगा। एक और यह मेडुला से और दूसरी ओर मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है। मतलब एक तरफ क्या है? ये मेडुला है, और वहीं पे एक तरफ क्या मिलेगा आपको? मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है, ऐसा बोल रहे हैं। सेतु का एक केंद्रक तंत्रिकीय केंद्र हमारे कानों द्वारा संचारित श्रवणात्मक संकेतों को ग्रहण करता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सेतु निद्रा रचना तंत्र से जुड़ा होता है, विशेषतः स्वप्न निद्रा से। तो हमने नीड स्लीप की बात की थी। इसमें ऐसे केंद्रक होते हैं जो चेहरे की अभिव्यक्ति और श्वास प्रश्वास संचालन को भी प्रभावित करते हैं। अनुमस्तिष्क की बात करें, ये क्या है? ये है आपका सेरिबेलम। पश्चिम मस्तिष्क का यह सबसे विकसित हिस्सा, ठीक है, सबसे विकसित हिस्सा आपको दिखाया था रेड रंग में, अपनी झुर्रीदार सतह से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह शारीरिक मुद्रा एवं संतुलन, तो आपका जो भी बॉडी में बैलेंस है, आप साइकिलिंग करते हैं वो जो बैलेंस है, आप जो डांस करते हैं उसमें जो बैलेंस है, आप रस्सी पे चलते हैं वो जो बैलेंस है, वो सब कौन करता है? वो सब करता है आपका अनुमस्तिष्क। इसका मुख्य कार्य मांसपेशीय क्रियाकलापों में समन्वय करना है। ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पे हो रही है, जो आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं तो आपको करने को मिलता है। उसके बाद बात करें, यद्यपि पेशीय आदेश अग्र मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आपके जो मोटर मूवमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? कहाँ पे? अग्र मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। अनुमस्तिष्क क्या करता है? उनको ग्रहण कर तथा समन्वित कर मांसपेशियों को भेजता है। तो आपका मैसेज तो आएगा कहाँ से? आपके फोर ब्रेन से, है ना, आपके अग्र मस्तिष्क से आएगा आदेश, लेकिन कहाँ पहुँचेगा वो पहुँचेगा आपके यहाँ पे ई कार्ट डिलीवरी के पास। ठीक है, मतलब आपके अनुमस्तिष्क के पास। ठीक है, और वो कहाँ भेजेगा? वो भेजेगा आपके घर तक, होम डिलीवरी, यानी कि मांसपेशियों तक। यह क्रियाकलापों की विधियों की स्मृति भी संचित करता है। ये बताया था आपको कि आप जो भी कार्य करते हैं आप भूले ना उसको, उसके लिए उसकी मेमोरी भी बनाएगा, ताकि आपको बाइसिकल चलाना, डांस करना, ये सब बार बार सीखना ना पड़े, जिससे हम कैसे चलें, साइकिल पर चढ़ें या नाचें इत्यादि मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ता। अगर हमको ये बार बार केंद्रित करना पड़ता होता और हमारी स्मृति में नहीं होता, तो जो लोग कथक नृत्य सीखते हैं, जो लोग भरतनाट्यम सीखते हैं, सोचिए उनकी कितनी हालत खराब हो गई होती। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, यानी कि हमारा मिड ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं। मिड ब्रेन हमने अभी क्या कवर कर लिया? ऊपर हमने कवर कर लिया है हाइंड ब्रेन या फिर पश्चिम मस्तिष्क। आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जो जुड़ा होता है वो कौन सा है? पहले आपका हिंड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता है तथा यह पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है। तो ये आपका फोर ब्रेन है, यह आपका हिंड ब्रेन है। इन दोनों को कौन जोड़ेगा? ये जोड़ेगा आपका मिड ब्रेन। यहाँ कुछ तंत्रिकीय केंद्र
जो कुछ विशेष प्रतिवर्तों से संबंधित होते हैं, तथा चाक्षुष आपकी देखने आईज और श्रवण संवेदनाएं पाई जाती हैं। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपके जो सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस हैं वो कौन देखता है, आपका मिड ब्रेन देखता है, यानी कि आपका मध्य मस्तिष्क देखता है। मध्य मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, हमारे भाव प्रबोधन के लिए उत्तरदायी होता है। संवेदी आगत को नियमित करके यह हमें सजग और सक्रिय बनाता है। पर्यावरण से आगत सूचनाओं के चयन में भी यह हमारी सहायता करता है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, राजस्थान सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की। यहाँ से अब स्टोरी में आता है आपका फोर ब्रेन। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब बात करेंगे अग्र मस्तिष्क, जो है आपके लिए क्या नंबर 1 की चीज़। अग्र मस्तिष्क को सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह सभी प्रकार की संज्ञानात्मक कॉग्निशन कहाँ होगा, आपके अग्र मस्तिष्क में होगा। संवेगात्मक इमोशंस कहाँ घूमेंगे, आपके अग्र मस्तिष्क में घूमेंगे। और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। जो भी मोटिवेशन वाली चीज़ें होंगी कहाँ मिलेंगी, आपको अग्र मस्तिष्क में मिलेंगी। क्योंकि देखिए पॉन्स क्या संभाल रहा है, मेडुला क्या संभाल रहा है, सेरिबेलम क्या संभाल रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ होंगी, आपके अग्र मस्तिष्क में होंगी। हम अब अग्र मस्तिष्क के 4 मुख्य भागों की चर्चा करेंगे। कौन कौन सा है, हमारे पास है अधिचेतक, चेतक, उपवलकुटीय तंत्र और प्रमस्तिष्क। इन सब की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपने देखा था लास्ट डायग्राम में, हम बात करेंगे अधिचेतक के बारे में, यानी कि आपके हाइपोथैलेमस के बारे में हम बात करने वाले हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सा ग्लैंड होता है, नीचे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मस्तिष्क के सबसे छोटे भागों में से अधिचेतक एक है, किंतु यह व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सांवेगिक, इमोशनल एवं अभिप्रेरणात्मक व्यवहारों में शामिल शारीरिक प्रक्रियाओं को यह नियमित करता है, जैसे भोजन, खाना खाने की इच्छा है, पानी पीना है, सोना है, तापमान नियमन, टेम्परेचर, होम्योस्टेसिस और कामोत्तेजना। ठीक है, आपकी सेक्स करने की इच्छा होती है, वो सब चीज़ें कहाँ मेंटेन होंगी, आपके अधिचेतक में होंगी। यह शरीर के आंतरिक वातावरण, इंटरनल वातावरण यथा हृदय गति, रक्तचाप, तापमान को नियंत्रित एवं नियमित करता है, तथा विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले अंतःस्राव या हार्मोन को भी नियमित करता है। कौन करता है, आपका अधिचेतक। इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब बात होती है अगली चेतक के बारे में। चेतक क्या है, चेतक हमारा है थैलेमस। अभी हमने देखा हाइपो, अब हम देखेंगे थैलेमस के बारे में। चेतक अधिचेतक के ऊपरी हिस्से पर अंडाकार रूप में स्थित होता है। इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं। यह एक प्रसारण स्टेशन की तरह है, जो ज्ञान इंद्रियों से आने वाले सभी संवेदी संकेतों को ग्रहण करके वल्कुट के उपयुक्त हिस्से में प्रक्रमण के लिए भेजता है। मतलब ये है एक इन्फॉर्मेशन, ये है दूसरी, ये है तीसरी, ये है चौथी, ये है पांचवी, और ये है आपका क्या, चेतक। तो जो भी यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सब कहाँ पहुँचेगी, पहले पहुँचेगी आपके चेतक के पास, यानी कि आपके थैलेमस में पहुँचेगी। और फिर वहाँ से वो जो थैलेमस है वो अलग अलग जगह पे जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से होगी वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को वो भेज देगा। ठीक है, वल्कुट से निकलने वाले कहाँ भेजेगा, ये वल्कुट के उपयुक्त हिस्से में, है ना। अभी हम पढ़ने वाले हैं वल्कुट क्या होता है। वल्कुट से निकलने वाले सभी बहिर्गत प्रेरक संकेतों को भी ग्रहण कर शरीर के उपयुक्त भाजों में भेजता है। तो ये चीज़ भी होती है। ऐसा नहीं है कि चेतक का काम केवल ये अकेला करेगा, ये अकेला करेगा, हाइपोथैलेमस अकेला करेगा। ऑल सब मिक्स काम करते हैं तभी हमारा ब्रेन कार्य करता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आपने ये बताया था तो यही होगा, दूसरी जगहों पे भी होता है, बट मेनली फोकस यहीं पे रहता है। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपवलकुटीय तंत्र के बारे में। उपवलकुटीय तंत्र, यह तंत्र ऐसी संरचनाओं के समूह से बना है जो पुरातन स्तनधारी मस्तिष्क का हिस्सा है। शरीर में शारीरिक तापमान, रक्तचाप और रक्त शर्करा स्तर का नियमन करके यह आंतरिक समस्थिति को कायम रखने में मदद करता है। इसका किससे संबंध है, अधिचेतक से गहरा संबंध है। अधिचेतक मतलब आपका हाइपोथैलेमस के अलावा उपवलकुटीय तंत्र में हिप्पोकैम्पस और गलतुंडिका भी समाविष्ट है। दीर्घकालिक स्मृति, है ना, एलटीएम में हिप्पोकैम्पस की और संवेगात्मक व्यवहार में गलतुंडिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे गलतुंडिका क्या है, ये आपका एमिगडाला है। ठीक है, एमिगडाला से इमोशंस, एमिगडाला से इमोशंस, और एलटीएम के लिए हिप्पोकैम्पस, एलएच। ठीक है, इसको ध्यान रखें आप। अब हम बात करेंगे प्रमस्तिष्क की, यानी कि हमारे सेरेब्रम की। तो सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है। सेरेब्रम हमको कहाँ मिलेगा? ऊपर के हिस्से में मिलेगा। सेरेबेलम कहाँ मिलेगा? वो हमको मिलेगा यहाँ पे नीचे इस तरह से, जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है वह। प्रमस्तिष्क की बात करें, यह प्रमस्तिष्कीय वल्कुट कॉर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह भाग सभी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रकारों जैसे अवधान, अटेंशन कहाँ होगा? प्रमस्तिष्क में होगा। प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, भाषा व्यवहार, तर्कना और समस्या समाधान को नियमित करता है। तो जितनी सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर, अटेंशन, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, भाषा व्यवहार, तर्कना और समस्या समाधान, इन सबको नियमित कौन करेगा? नियमित करेगा आपका प्रमस्तिष्क, यानी कि आपका सेरेब्रम। ये इन चीज़ों को संभालता है। मानव मस्तिष्क के कुल परिमाण का 2/3 भाग प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, तो आपका 2/3 भाग कितना है? आपका केवल प्रमस्तिष्क है। इसकी सघनता से आपको मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास होते हैं तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरॉन्स, अक्षतंतुओं, एक्सॉन्स के समूह और तंत्रिका जाल होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जाल आपके ब्रेन के अंदर कहाँ मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे प्रमस्तिष्क के अंदर, यानी कि आपके सेरेब्रम में। ये सभी हमारे लिए संगठित कार्य करना और प्रतिमाएं, प्रतीक, साहचर्य तथा स्मृति सर्जन करना संभव बनाते हैं। ओके, ठीक है। प्रमस्तिष्क 2 बराबर अर्धभागों में विभक्त है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके 2 भाग हैं, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में यहाँ पे भारत स्थित है, तो ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक उसी प्रकार से प्रमस्तिष्क की हम बात करें, 2 बराबर अर्धभागों में विभक्त है, जिन्हें प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो आपका प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध को क्या करेंगे हम? आपके प्रमस्तिष्क को क्या करेंगे? 2 बराबर भागों में बांटेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध। यद्यपि दोनों गोलार्ध देखने में एक जैसे लगते हैं, किंतु प्रकार्यात्मक रूप से उनके फंक्शंस क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। से एक गोलार्ध सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। अगर हम बात करें बाया गोलार्ध, सामान्यतः लेफ्ट वाला जो है भाषा संबंधी व्यवहारों को नियंत्रित करता है, और दाया गोलार्ध सामान्यतः प्रतिमाएं, इमेजेस, देशिक संबंध, प्रारूप प्रतिभिज्ञान जैसे विशिष्ट कार्यों को संभालता है। ठीक है, तो लेफ्ट आएगा लैंग्वेज के लिए, और राइट में आएंगे आपकी क्या? इमेजेस वगैरह वो सब। ये दोनों गोलार्ध एक सफ़ेद माइलिन आच्छादित तंतुओं के समूह से जुड़े होते हैं, जिसे महासंयोजक पिंड या कार्पस कोलोसम। ठीक है, तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था एक चीज़ जिसे हमने क्या कहते हैं? कार्पस कोलोसम। ठीक है, तो वही है, क्या है ये? महासंयोजक पिंड या कार्पस कोलोसम कहा जाता है, और जो दोनों गोलार्धों के बीच संदेश लाने और ले जाने का कार्य करता है। मतलब कैसे? ये एक गोलार्ध है, ये एक गोलार्ध है, इनके बीच कौन खेलेगा? महासंयोजक पिंड। ठीक है, इस प्रकार से इनके बीच, ताकि यहाँ से यहाँ चीज़ें, यहाँ से यहाँ चीज़ें मूवमेंट करेंगी। प्रमस्तिष्कीय वल्कुट को भी 4 पालियों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी? 4 पालियों में विभक्त किया गया है। हिंदी में आप लोगों को इसलिए याद नहीं करवाया ताकि क्या होता इसमें आपको होता कन्फ्यूजन। सबसे पहले आएगी आपकी ललाट पाली, यानी कि आपका फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या करेगा? मुख्यतः संज्ञानात्मक कार्यों जैसे अवधान, चिंतन, स्मृति। ठीक है, अब यहाँ किसकी बात हो रही है? कॉर्टेक्स की बात हो रही है। प्रमस्तिष्कीय वल्कुट को भी 4 पालियों में विभक्त किया गया है: ललाट पाली, पार्श्विक पाली, शंख पाली और पश्चकपाल पाली। तो ललाट पाली में क्या होगा? आपका जो फ्रंट में रहेगा F, वो क्या करेगा? अवधान, चिंतन, स्मृति, अधिगम और तर्कना से संबंध है, किंतु यह स्वायत्त है ना, और संवेगात्मक अनुक्रियाओं पर भी अवरोधात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, इसके बाद बात करें पार्श्विक पाली की, यानी कि पैराइटल लोब की। मुख्यतः क्या करेगा? त्वचीय संवेदनाओं और उनका चाक्षुष और श्रवण संवेदनाओं के साथ समन्वय से संबंध रखेगा। आपका कौन सा? नेक्स्ट वाला P, यानी पैराइटल लोब। शंखपाली की बात करें, टेम्पोरल लोब मुख्यतः श्रवणात्मक सूचनाओं के प्रक्रमण से संबंधित है। आप जो भी सुनते हैं वो कहाँ जाएगा? आपके टेम्पोरल लोब में उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रतीकात्मक शब्दों और ध्वनियों की स्मृति यहाँ रहती है। लिखित भाषा और वाणी को समझना इसी पाली पर निर्भर करता है। फिर आती है आपके पास पश्चकपाल पाली, यानी ऑसिपिटल लोब, मुख्यतः चाक्षुष सूचनाओं से संबंध है। ठीक है, इसमें क्या होती हैं? आपकी चाक्षुष सूचनाएं संबंध कहाँ रखेंगी? आपके पश्चकपाल पाली में। एक बात आपको नोट करने लायक यहाँ पे ये है कि श्रवण जो करेगा वो कहाँ होगा? आपकी शंख पाली में। पश्चकपाल में क्या होगा? आपकी ऑसिपिटल में क्या होगा? चाक्षुष सूचनाओं से संबंध है। ऐसा माना जाता है कि चाक्षुष आवेगों की व्याख्या
चाक्षुष उद्दीपकों की स्मृति और रंग चाक्षुष उन्मुक्ता इसी पाली के द्वारा संपन्न होती हैं। मतलब कहाँ हो रहा है ये सब काम? आपके ऑसिपिटल लोब में हो रहा है, फ्रंटल लोब की बात नहीं है, पैराइटल लोब की बात नहीं है। तो प्रश्न अगर पूछेगा कि आपकी जो चाक्षुष संवेदनाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, वो उनका संबंध कौन सी पाली से होता है, तो आप कहेंगे पशकपाल पाली से। फिर आता है शरीर क्रिया विज्ञानी और मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की विशिष्ट संरचनाओं से संबंधित विशिष्ट प्रकारों को पहचानने का प्रयास किया है। उन्होंने पाया कि मस्तिष्क की कोई भी गतिविधि वल्कुट के केवल एक हिस्से के द्वारा ही संपादित नहीं होती है। जो आपको बताते हैं बार बार वही बात हो रही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वल्कुट के केवल एक हिस्से के द्वारा ही संपादित हो, सामान्यतः दूसरे हिस्से भी सम्मिलित होते हैं। किंतु यह भी सत्य है कि प्रकारों का कुछ क्षेत्र निर्धारण भी है, मतलब स्पेशल है वो, लेकिन दूसरी चीज़ भी वो काम कर सकता है। अर्थात एक विशेष कार्य के लिए वल्कुट का कोई विशेष भाग दूसरे भागों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरणार्थ यदि आप कोई कार चला रहे हैं तो आप अपने पशकपाल पाली के कार्यों के फलस्वरूप, अभी हमने पढ़ा था पशकपाल यानी हमारा ऑसिपिटल लोब, वो क्या करता है, चाक्षुष संवेदनाएं इन्फॉर्मेशन ऑसिपिटल में जाएंगी। पशकपाल पाली के कार्यों के फलस्वरूप सड़क और अन्य दूसरी गाड़ियों को देखते हैं। ठीक है, हॉर्न की आवाज़ कहाँ जाएगी, शंख में। शंख से याद रखिएगा आप साउंड, तो आप जो भी सुनेंगे कहाँ घुसेगा, आपके शंख पाली में जाएगा, के काम करने के कारण सुन पाते हैं। पार्श्विक पाली के नियंत्रण में कई प्रकार के पेशीय क्रियाकलाप आते हैं और निर्णय ललाट पाली के द्वारा लिए जाते हैं। पूरा मस्तिष्क एक समुचित रूप से समन्वित इकाई के रूप में कार्य करता है, जहां अलग अलग हिस्से अपने अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपके ब्रेन के अंदर बी अलग काम करता है, RAIN ये सब अलग काम करते हैं, लेकिन इन लोग मिला के क्या काम करते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए? ओके, अब हम बात करते हैं मेरुरज्जु की, यानी कि स्पाइन की बात करते हैं हम। क्या कह रहा है यहाँ पे, मेरुरज्जु एक लंबी रस्सी की तरह की तंत्रिका तंतुओं का एक समूह है जो मेरुदंड के अंदर पूरी लंबाई तक जाता है। ओके, इसका एक हिस्सा मस्तिष्क के मेडुला से जुड़ा होता है, मेडुला देखा हमने जहाँ से स्टार्ट होती है, और दूसरा हिस्सा एक पूंछ के अंतिम हिस्से की भांति मुक्त रहता है। ठीक है, आपके यहाँ पे कमर के पास पूरी लंबाई तक इसकी संरचना एक जैसी है। मेरुरज्जु के मध्य में उपस्थित तितली के आकार के धूसर रंग के द्रव्य के ढेर में साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स तथा अन्य कोशिकाएं होती हैं। दूसर द्रव्य को घेरे हुए मेरुरज्जु का श्वेत द्रव्य होता है, जो कि ऊपर जाने वाले और नीचे की ओर आने वाले तंत्रिका पथ से बना होता है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये तंत्रिका पथ तंत्रिका तंतु का समूह मस्तिष्क को शरीर के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। ओके, हम बात करते हैं मेरुरज्जु के दो प्रमुख प्रकार हैं, दो फंक्शंस हैं। पहला, शरीर के निचले भागों से आने वाले संवेदी आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले पेशीय आवेगों को सारे शरीर तक पहुंचाना। दूसरा, इसमें कुछ सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न होती हैं जिनमें मस्तिष्क भाग नहीं लेता है। ओके, तो ये ऑलरेडी आपको याद आ चुका होगा लेक्चर एडवांस वाला, उसमें हम इसको डिटेल में समझ चुके हैं क्या कैसी चीज़ें होती हैं। यही बात हो रही है यहाँ पे धूसर और उसकी। इन सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं में संवेदी तंत्रिका, पेशीय तंत्रिका तथा मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य की साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं शामिल हैं। ओके, तो आप समझ गए जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स, इनका मतलब कहीं ना कहीं आपके उसके अंदर आ जाएगा जब हमने देखा था उसके अंदर एफरेंट एंड एफरेंट वाली बात। ओके, अब हम देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया यानी आपकी रिफ्लेक्स की बात करेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी अनैच्छिक क्रिया है जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन के तुरंत बाद घटित होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के चेतन रूप से लिए गए निर्णय के बिना स्वतः घटित होती है। मतलब अगर कोई रिफ्लेक्स होगा तो आप कुछ गर्म चीज़ को छुएंगे तो वो ब्रेन तक नहीं जाएगा, पहले ही उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे तंत्रिका तंत्र में विकासवादी प्रक्रिया के माध्यम से वंशानुगत होती हैं। उदाहरणार्थ, आँख झपकने की प्रतिवर्ती क्रिया। जब कभी कोई वस्तु हमारी आँखों में समीप अचानक आती हैं तो हमारी क्या होती है, पलकें झपकती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं जीव को किसी भी संभावित खतरे से बचाकर जीवन की रक्षा करती हैं। हालांकि हमारा तंत्रिका तंत्र कई प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, किंतु उनमें जो परिचित हैं वे क्या हैं, घुटने में झटका लगना, पुतलियों का फैलना सिकुड़ना, ये सब जो रिफ्लेक्सेस हैं इसमें आपके ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले ही काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। इनमें से बहुत सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा की जाती हैं जिनमें मस्तिष्क सम्मिलित नहीं होता।
ठीक है। और ये जो मेरुरज्जु है यहीं पे हमने इसकी बात की थी, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपने पढ़ रहे थे वो सब चीज़ें कितनी डिटेल में हमने पढ़ा आपको इस 10 लाइनों में समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, ओके। अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र की, यानी कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की।